लगेज कंपनीज के अच्छे दिन लौट आए हैं और जारी हैं। क्रिसिल की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रिवेंज टूरिज्म और कॉरपोरेट टूरिज्म बढ़ने से लगेज इंडस्ट्रीज को काफ़ी रफ्तार मिली है और अब भी जारी है। कंज्यूमर की बदलती पसंद, ब्रांड पर भरोसा और प्राइस कॉम्पिटिशन होने की वजह से स्टाइलिश लुक एक अलग इसको टच दे रहा है। इस वजह से ऑर्गेनाइज्ड लगेज इंडस्ट्री में डिमांड काफ़ी बढ़ी है और ये जारी भी रहेगी। लगेज इंडस्ट्री की कितनी तस्वीर बदली है और क्यों बदली है, और ये क्यों और कितने समय तक जारी रहेगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको हम समझने की आज कोशिश करेंगे। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और डिप्टी CRO मनीष गुप्ता जी। मनीष जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपकी जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि जो रिवेंज टूरिज्म कोरोना काल से शुरू हुआ था वो अब तक जारी है, और रिपोर्ट आपकी सजेस्ट करती है कि आगे भी ये बहुत शानदार ग्रोथ दिखाएगी। तो एक पहले जी बताइए, आप पिछले 1-2 साल में कितने बार आपने हॉलीडे छुट्टियां ली? अगर कोविड के टाइम पे बात करें तो एक उस समय हमारी सारी छुट्टियां हम सभी की रुक गई थी, और उसके बाद पिछले 2 सालों में एक तरह का रिवेंज टूरिज्म जो आपने बोला वो शुरू हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी काफी छुट्टियां ली और काफी ट्रैवल किया, और बाकी लोग भी काफी ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है, खास तौर पे लगेज इंडस्ट्री को देखते हुए। परफेक्ट। तो देखिए, मनीष जी ने भी छुट्टियां मनाई और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ऐसी तमाम लोग मना रहे हैं और मनानी भी चाहिए। अब मुझे आप ये जो आपने रिपोर्ट बनाई है लगेज इंडस्ट्री में, इसकी मेन फाइंडिंग्स क्या है और इनसाइट क्या है उस इंडस्ट्री का, वो समझाइए। जरूर नीरज जी, पहले अगर हम समझें कि लगेज इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है। एक तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करी आपने, तो लगेज इंडस्ट्री कुल मिला के 15,000 करोड़ का मार्केट है। इसपे करीबन 40% ऑर्गेनाइज्ड है और 60% अनऑर्गेनाइज्ड है। तो 40% के हिसाब से करीबन 6,000 करोड़ का मार्केट जो है इंडिया में, वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पास है। मैंने जिक्र किया कोविड का, तो कोविड के समय जो कि फिस्कल 2021 था, करीबन 60% से सेल सभी लगेज कंपनीज की गिर गई थी। हम सभी जानते हैं इसकी वजह यही रही थी कि ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शन से लोगों ने ट्रैवल करना कम कर दिया था, बंद ही कर दिया था कुछ समय के लिए, तो एक वो वजह रही थी। जैसे जैसे ये खुलना शुरू हुआ, कोविड के रिस्ट्रिक्शंस कम होने शुरू हुए, तो फिस्कल 22 उसके अगले साल में ये जो सेल्स थी वो डबल हो गई, 100% ग्रोथ आया फिस्कल 22 में। 23 में एज इकोनॉमी स्टार्टेड टू ओपन अप इवन मोर, तो 40% का ग्रोथ हमें देखने को मिला लगेज इंडस्ट्रीज। और इस साल फिस्कल 24 में, जो कि एक हाई बेस बन चुका है 40% की ग्रोथ का पिछले साल, इस साल हमें लग रहा है कि करीब 15% की ग्रोथ इसके ऊपर और आनी चाहिए। तो ये इस तरह का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हमें दिख रही है। इसकी वजह यही है कि जैसे जैसे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन कम हुए हैं, तो उस वजह से ट्रैवल लोगों का बढ़ गया है, और दूसरा ये कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसकी भी ग्रोथ बढ़ी है एज कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो लोगों की कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं, हार्ड लगेज की तरफ लोगों का रवैया बढ़ा है, उसकी भी कई वजह हैं, और ये चीज हमें लगता है कि आगे के समय में भी कंटिन्यू करनी चाहिए। ओके, तो ये जो हाई बेस 40% के बाद आप 15% की CAGR रहेगी, ये वो ओवरऑल इंडस्ट्री की है, राइट? तो ये हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें नीरज जी, 15% ऑर्गेनाइज के लिए है। ऑर्गेनाइज सेक्टर, ओके। अच्छा, अभी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज के सामने काफी छोटा है, तो उन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशनल रन रेट है वो कितना है अभी? अगर हम देखें कि पिछले कुछ सालों में ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो शेयर है वो बढ़ा है, 40% आज की डेट पे है, और इससे अगर हम 2-3 साल पहले जाएं तो ये काफी कम होता था उस समय। और इसकी वजह ये रही है कि जैसे जैसे लोगों में खर्च करने की काबिलियत बढ़ी है हिंदुस्तान में, और अगर देखें तो इन जो हार्ड लगेज की तरफ लोगों का रुख है वो बढ़ा है। और हार्ड लगेज में मैं उसकी वजह भी ये रही है कि हार्ड लगेज उसमें कलर्स और ऑप्शंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, ड्यूरेबिलिटी लॉन्गेविटी की बात आती है उसमें, वो भी दिखती है। आज की डेट में जो हार्ड लगेज है वो काफी लाइट वेट भी होने लगा है। ये पुराना समय था जहां पे ये हार्ड लगेज जो होता था ये काफी हैवी भारी होता था, आज की डेट में काफी लाइट हो गया है। और जो प्राइस डिफरेंशियल है हार्ड लगेज वर्सेस सॉफ्ट लगेज का, ये भी कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो और इसके
अलावा आज की डेट में कंपनियां वारंटीज ऑफर कर रही हैं, इस तरह की चीजें भी हो रही हैं जिसकी वजह से लोगों का रवैया हार्ड लगेज की तरफ बढ़ा है। और ये एक वजह है कि हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूवमेंट हो रहा है इंडस्ट्री सेक्टर में। ओके, हार्ड लगेज का इस समय 54% से ज़्यादा का मार्केट शेयर, जो अगले साल मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते होते 58% हो जाएगा। आज हम लोग इससे पहले कि आगे बढ़े, मनीष जी एकदम आसान भाषा में, हमारे दर्शक कई बार कंफ्यूज है, हार्ड लगेज सॉफ्ट लगेज क्या है। सॉफ्ट मतलब जो डफल बैग जैसे होते हैं वो वाले, और हार्ड लगेज जिसमें चेन वाली अटैची हल्की वाली, वही वाली ना? चेन वाली और जो प्लास्टिक के कंपोनेंट से बनती है उस तरह की चीज को हम हार्ड लगेज कहते हैं। हाँ। सॉफ्ट लगेज कपड़े से बना और या लेदर से बना उस तरह की चीजों को हम सॉफ्ट लगेज बोलते हैं। ओके, तो समझ गए होंगे दर्शक कि जो डफल बैग होते हैं या जो एकदम सॉफ्ट होते हैं, जो जिसमें स्टिफनेस नहीं होती, वो वाले होते हैं। और जो आजकल बहुत लाइट वेट की बहुत अच्छी अटैची यूज़ करते हैं, आप सूटकेस यूज़ करते हैं, उसको हार्ड लगेज कहते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अब हार्ड और सॉफ्ट का हमने आपको बताया कि ट्रांजिशन किस तरीके से बढ़ रहा है। 58% प्रोबेबल है कि हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि इस सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उनके फाइनेंशियल्स को थोड़ा समझें। प्रॉफिटेबिलिटी का सिनेरियो क्या है, इनपुट कॉस्ट का सिनेरियो क्या है, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव से यूज़ करते हैं, तो उसका किस सिनेरियो कैसे बन रहा है? बिल्कुल सही सवाल है। और अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इन कंपनियों की हमें बढ़ती हुई दिख रही है। हमारा अंदाजा है कि 150 से 200 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में होना चाहिए। और इस इम्प्रूवमेंट के बाद ऑपरेटिंग मार्जिन जो होंगे इन कंपनियों के करीबन 16% के आसपास बन सकते हैं। इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो जैसे जैसे इनका जो हार्ड लगेज की तरफ रवैया लोगों का बढ़ रहा है, तो इन कंपनियों के भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज इंप्रूव हो रही हैं। तो एक ये वजह। रॉ मटेरियल आपने जिक्र किया, रॉ मटेरियल के प्राइसेस एक्चुअली कम हुए हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होने की वजह से पिछले साल के कंपैरिजन में 20% डाउन है। और अधिकतर जो इसमें कंपोनेंट्स लगते हैं वो प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं, और ये प्लास्टिक कंपोनेंट्स क्रूड ऑयल से डिराइव होते हैं। तो इस वजह से भी एक अच्छा खासा रॉ मटेरियल प्राइस का इंप्रूवमेंट है जिसका बेनिफिट इन कंपनियों को मिल रहा है। हालांकि ये पूरा बेनिफिट नहीं आ रहा है, क्योंकि यही कंपनियां अब कोविड से बाहर निकल के आ रही हैं, तो ये अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो इसकी वजह से इनको ये काफी सारा सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनका बढ़ा है, जिसकी वजह से थोड़ा मार्जिन कम होगा। लेकिन इन सबका नेट अगर देखा जाए तो 150 से 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हमें दिख रहा है, और 16% के मार्जिन आने चाहिए इन कंपनियों के लिए। अच्छा मनीष जी, एक चीज बताइए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस समय कितना है कंपनियों का? करीबन 70 से 75% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे होंगी। और 75 से 80 के बीच में ये लोग नया कैपेक्स कर देते हैं, ऐसा कहते हैं लोग कि 75 से 80% पे लोग शुरू करते हैं, और ये कंपनियां भी कैपेसिटी एक्सपेंशन की बातें शुरू कर रही हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मनीष जी कि बहुत सारी अपने यहाँ की जो कंपनियां हैं वो बांग्लादेश में फैक्ट्री लगाए बैठी हुई हैं। भारत में क्यों नहीं लगाते ये लोग? नहीं, तो भारत में भी कैपेसिटीज लग रही हैं, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था कि बाहर के देशों में ज्यादा कैपेसिटीज लग रही थी, बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो करीबन यही कंपनियां 700 करोड़ के आसपास का कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं। इसमें से 500 करोड़ का एक्सपेंडिचर देखें तो ये नई कैपेसिटीज के लिए है, और 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये लोग करेंगे जो अपना रिटेल प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये दोनों चीजों की वजह से हमें ये दिख रहा है कि एक कैपेसिटी एक्सपेंशन इंडिया में भी हो रहा है लगेज इंडस्ट्री। ओके मनीष जी, अब थोड़ा इसको बिग पिक्चर में और समझते हैं, क्योंकि अभी भी जो हमारा पेनिट्रेशन है वो ये जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट का या जो ब्रांडेड वाला है, ये बड़े शहरों में या शहरों में है, काफ़ी हद तक है, लेकिन छोटे शहरों में, रूरल इलाकों में अभी भी बहुत ज़्यादा वो है। क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि प्राइस डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है, या इन ब्रांडेड की वहाँ तक एक्सेस या रीच नहीं है वहाँ तक? क्या रीज़न है? ये दोनों चीजें हैं। अगर पहले के समय में देखा जाए तो ये प्राइस डिफरेंशियल काफी ज्यादा भी होता था, और पिछले कुछ सालों में प्राइस डिफरेंशियल कम हुआ है। जैसा मैंने बताया तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी कम हुए, तो थोड़ा बहुत उसका बेनिफिट भी आना शुरू हुआ है। और ये कंपनियां भी अपना जो रिटेल प्रेजेंस है
वो बढ़ाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। तो कुछ कंपनियां काफी जबरदस्त तरीके से अपना रिटेल प्रेजेंस बढ़ा रही है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन जरूर छोटे शहरों में, टीयर 2 टाउन्स, टीयर 3 सिटीज में की तरफ भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे पेइंग कैपेसिटीज लोगों की भी बढ़ रही हैं, तो और लोग एक तरह से स्टाइलिश सूटकेस वगैरह की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये पेनिट्रेशन आगे बढ़ने की उम्मीद हमें लगती है। ओके मनीष जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ पे वापस आके इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और आपसे मुद्दे समझेंगे इस बारे में। स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आज हम बातचीत करें लगेज इंडस्ट्री पर। क्रिसिल की एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। रिपोर्ट ये कहती है कि 40% की ग्रोथ के बावजूद 15% उसके ऊपर CAGR से इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो इसी को और समझते हैं। अच्छा, हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की, मेरे को 2-3 सवाल और जल्दी से आप पूछते हैं। एक तो ये है कि कॉम्पिटिटिवनेस की बात जो मैंने की थी कि अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज के बीच में प्राइस का डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है, और क्वालिटी में वो केवल ब्रांड नेम अगर उसमें ना लगा हो तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि अनऑर्गेनाइज वाले खराब माल बनाते हैं। इससे कैसे कम्पीट कर रही है कंपनियां? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्राइस डिफरेंशियल है ज्यादा, और इससे compete करना इन कंपनियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे लोगों का रवैया अच्छी क्वालिटी के लगेज, अच्छे कलर्स, ड्यूरेबिलिटी, लॉन्जेविटी, इस तरह की चीजों पे बढ़ रहा है, तो ये कंपनियां इन्हीं चीजों पे कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये बेसिकली अलग अलग नए नए डिजाइन और मॉडल्स लेके आ रही हैं, अलग अलग कलर्स के प्रोडक्ट्स दिखा रही हैं। ये बोल रही हैं कि ये जो लगेज है ये काफी ड्यूरेबल है, लंबा चलेगा। उसमें वारंटी भी दी जा रही है कि अगर आपका कहीं कुछ खराब होता है लगेज, तो ग्लोबल बेसिस पे ये वारंटी दे रहे हैं कि वो सही रिप्लेस किया जाएगा, सही किया जाएगा। और तीसरा, ये लगेज आज की डेट में काफी लाइट वेट का भी बनने लगा है, तो उसमें भी एक कंसिडरेशन रहता है कंज्यूमर के दिमाग में कि हल्के लगेज तो प्रेफर करते हैं, तो उस तरह की चीज लेके आ रही है। प्राइस पॉइंट्स जरूर घटे हैं, जैसा कि थोड़ा बहुत ये भी है कि ये कंपनियां असल में ये भी कोशिश करती हैं कि अलग अलग प्राइस पॉइंट पे अपने प्रोडक्ट्स लेके आए, तो जिससे कि हर तरह के कंज्यूमर सेगमेंट को कैप्चर कर सके। तो ये यहाँ पे ये लोग इस तरह की भी चीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी हद तक मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। ऐसा कि दिख रहा है कि परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड शेयर बढ़ रहा है, तो उस तरह से ये कम्पीट भी कर रही है। अच्छा, इनकी बैलेंस शीट की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, कवरेज कैसा है इनका? क्रेडिट वर्थिनेस इनका काफी अच्छा है। अगर देखें कि पैंडेमिक के समय में जब मैंने कहा कि ये 60% से रेवेन्यू गिर गया था, तो उसके बावजूद इनकी क्रेडिट क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और उसकी वजह ये रही कि इनके बैलेंस शीट जो है ये बहुत स्ट्रांग है। और स्ट्रांग बैलेंस शीट का मतलब है कि जो बैलेंस शीट में डेट है वो काफी कम है। तो जिस वजह से जब इनके रेवेन्यूज गिरे तब भी इनकी क्रेडिट प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आज की डेट में अगर देखा जाए तो इन कंपनियों का जो लेवरेज है वो 0.6 टाइम्स है, यानी कि डेट टू इक्विटी जो रेशियो है इनका वो 0.6 टाइम है। और इंटरेस्ट कवर भी देखें तो वो 11.5% तक है, जो बहुत अच्छा इंटरेस्ट कवर माना जाता है। ये कंपनियां अच्छे हाई रेटिंग लेवल्स पे भी हैं, सभी हाई सेफ्टी रेटिंग कैटेगरीज पे हैं, तो क्रेडिट क्वालिटी इनकी काफी अच्छी और दृढ़ लग रही है। ओके मनीष जी, चूंकि इंडस्ट्री हम लोगों ने काफ़ी बात की, एक सवाल और है कि हर इंडस्ट्री एक न एक ऐसे दौर से गुजरती है जब उसमें ट्रेंड चेंज होता है, डिसरप्शन आता है। इस इंडस्ट्री में किसी बड़े बदलाव की तरफ आप देख रहे हैं जहां पे बिजनेस रिजिक की जरूरत पड़े? नहीं, ऐसा कोई बड़ा बदलाव इमीडिएटली नहीं दिख रहा है, बट अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो थोड़े बहुत ट्रैवल ट्रेंड्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं। एक ट्रेंड तो यही है कि जैसे जो लोग ट्रैवल करते हैं तो वो एक तो घूमने खाने की वजह से करते हैं, और दूसरा वेडिंग्स वगैरह की तरफ से करते हैं। और देखा जाए तो वेडिंग्स जो आजकल की हैं वो थोड़ा छोटे तौर पे होनी शुरू हो गई। लोग डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, जिसमें जो इतनी बड़ी लैविश वेडिंग नहीं होती है। तो उस तरह का एक ट्रेंड कुछ जगहों पे, कुछ शहरों में देखने को मिल रहा है। दूसरा, लोग वीकेंड ट्रैवल प्रेफर कर रहे हैं, जहां पे भी देखा जाए तो एक बहुत बड़े
बड़े लगेज की आवश्यकता शायद ना रहती हो। और तीसरा अगर देखें तो बाहर के देशों में कुछ एक ट्रेंड चल रहा है कि आप किसी जगह जाएं, वहां पे आपको किराए में ही आपकी जो जरूरत की सामान है वो आपको मुहैया करा दिया जाए। तो उस तरह के भी एक लोगों ने स्टार्टअप्स और इस तरह की कंपनियां शुरू करी हैं, तो जो एक तरह से लगेज यूसेज का ट्रेंड में बदलाव ला सकती हैं। लेकिन ये सारी चीजें अभी बहुत ही छोटे पैमाने पे दिख रही हैं। कोई बहुत बड़ा मैसिव कोई ऐसा ट्रेंड नहीं दिख रहा है जिसमें ये लगे कि लगेज की रिक्वायरमेंट बहुत चेंज हो जाएगी या कंपनियों को बहुत सवाल और बिजनेस जैसे मॉडल बहुत चेंज। मान लीजिए किसी ने एक लगेज लिया, कितने समय बाद वो दूसरा खरीदता है रिपीट बाई? वो डिज़ाइन चेंज की वजह से, चॉइसेस बदलने की वजह से, साइज़ की वजह से, रिपीट बाई की फ्रीक्वेंसी क्या है? दोबारा जब खरीदने जाएगा, वो टूट गई, मान लो चेन ही खराब हो गई, क्यों खरीदने जाएगा वो? तो उसकी ड्यूरेशन क्या है जब वो दोबारा खरीदने आता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि एक लगेज काफी ड्यूरेबल बनने लगा है, तो इसमें खराब होने की स्थितियां बहुत कम होती जा रही हैं। तो जिस वजह से पहले अमूमन लोग बदलते थे लगेज, वो अब थोड़ा थोड़ा वो पीरियड बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोग स्टाइल और नई तरह की चीज यूज करना और इस वजह से भी अपने लगेज चेंज कर रहे हैं। तो उस तरह की चीज भी देखने को मिल रही है मार्केट में। तो ये इस तरह से है। कोई हमारी ऐसी कोई स्टडी नहीं कि कितने टाइम में लोग बदलाव करते हैं, लेकिन ये एक तरह से ट्रेंड के बेसिस में मैं बता रहा हूँ कि परचेजिंग ट्रेंड इस तरह से। इंटरेस्टिंग होगा अगर बहुत ही मजबूत ड्यूरेबल बना दिया जो 20 साल चलेगी तो इंडस्ट्री के लिए बहुत चैलेंज आने वाला है कि आप मतलब फिर आपको बहुत इनोवेशन पैसा खर्च करना पड़ेगा, नई डिज़ाइन, कोई नया तरीका, कुछ नया मटेरियल। अदरवाइज मैं क्यों खरीदूंगा? 15 साल बढ़िया टेजी चल रही है मेरी, तो बिल्कुल है ना? बिल्कुल आपने सही कहा। और यही एक चीज है। तो इस वजह से लोग भी, कंपनियां भी नई नई तरह के डिजाइन, नए कलर और नई तरह की जैसे मनीष, जैसे टायर कंपनियों को जब हम लोग एसेस करते हैं तो उसमें रिपीट कस्टमर का हम लोग असेसमेंट रखते हैं उसमें कि ये 3 साल में टायर खराब होगा, 4 साल में खराब होगा, तो ये रिपीट कस्टमर आएगा। ऑटो इंडस्ट्री में बहुत चलता है, लेकिन यहाँ पे भी ये समस्या आने वाली 10-15 साल में। एक लास्ट क्वेश्चन, जो सॉफ्ट लगेज है उसमें एक प्रोडक्ट है बैकपैक, जिसको बहुत ज़्यादा आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा साइज कर लो, वीकेंड ट्रेवल ऐसे ही हो गया, हार्ड लगेज ज़रूरत ही नहीं है। क्या ये वाला प्रोडक्ट भी कोई नई तरीके की चीज़ें बता रहा है क्या? ये नहीं, ऐसा कोई हमारी नजर में नहीं आया कि इससे कुछ नया ट्रेंड दिख रहा है। बट यस, आपकी बात सही है कि काफी नौजवान लोग इस तरह के बैकपैक्स वगैरह काफी यूज और प्रेफर करने लगे, तो एक वो भी है। ओके मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते क्योंकि क्रिसिल के रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन इसमें 2 ही बड़ी लिस्टेड कंपनी है, सफारी और वीआईपी। तीसरी सैमसोनाइट है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज है, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। तो इन तीनों के बीच में है। इन दोनों की भी उन्होंने स्टडी की थी, लेकिन हमने स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं की। वीआईपी में तो बहुत सारी खबरें भी चल रही हैं, लेकिन ये दोनों ही कंपनियां ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, और बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी आपको समझ में आए उसमें आप देखिए। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसी इनसाइट शेयर करते रहा करिए जब भी कोई आप नई रिपोर्ट निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।